अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, जनरल बाजवा ने आखिरकार एतराफ़ कर लिया है फाइनली। वैसे तो पता सबको ही था, लेकिन उन्होंने भी ये खुद अपने मुंह से एतराफ़ कर लिया है कि इमरान खान साहब की हुकूमत उन्होंने ही गिराई है। और क्यों, कब, कैसे उन्होंने ये सब किया, सारी उन्होंने वारदात की कहानी भी सुनाई है अपने बड़े ही करीबी दोस्त को। और वो क्या है वो भी आपको मैं बताती हूँ। और साथ ही साथ इस व्लॉग में थोड़ा जिक्र करेंगे, दोस्तों की बात हो रही है तो क्या वजह है कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो दोस्तों के दोस्त नहीं रहे। अब सूरत हाल ये हमें नज़र आ रही है कि बड़ा खुल के लग रहा है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शहबाज गिल साहब से एक फ़ासला इख्तियार किए हुए है। अगरचे जो उसके चेयरमैन इमरान खान साहब हैं वो अपनी तकरीरों में उनका जिक्र कर रहे हैं, उनकी कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं, जो उन पर मुश्किल वक्त आया उसको याद करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो दीगर पार्टी लीडरान हैं वो उस तरह से शहबाज गिल साहब के साथ इजहार यकजहती करते नज़र नहीं आ रहे। इसके ऊपर भी आपको आज के व्लॉग में बताएंगे, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और इसके साथ साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और अहबाब में इस चैनल से मुतालिक बताएं भी। व्यूअर्स, जनरल बाजवा वैसे तो जाते हुए दो तीन बातें करके गए थे और लग रहा था कि शायद वाकई वो चाहते हैं कि जनाब वो गुमनामी की ज़िंदगी में रहें, लेकिन जो वो बातें करते रहे हमेशा वो उसके हमेशा जो एक्ट है उसके बरक्स ही करते रहे हैं। तो ये अब चीज़ें जो हैं वो बड़ी वाजे हो चुकी हैं। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा, लेकिन गुमनामी में जाने को लगता है कि वो तैयार नहीं है। और जनाब कहीं ना कहीं से निकल कर नमूदार होकर वो कोशिश करते हैं कि वो अपना वर्जन दे दें, और जितनी वो सफाइयाँ पेश करते हैं उतना ही वो फंसते चले जा रहे हैं। इससे तो बेहतर है कि चुप ही कर जाएं। जो होना था वो तो कर ही दिया उन्होंने, और कौन सा कोई उनके ऊपर हाथ डाल रहा है। तो यहाँ तो वैसे ही इस्तिस्ना हासिल होते हैं ना, आर्मी चीफ तो खुदा ही है पाकिस्तान का, तो इसलिए कोई टेंशन की बात तो है नहीं है। तो सुकून से गुमनामी में अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ बसर करें। ज़रूरत क्या है सफाइयाँ देने की आगे इस कौम को? ये ब्लडी सिविलियंस इस काबिल ही नहीं है कि इन्हें सफाइयाँ दें आप क्या करते थे और क्या नहीं करते थे, और आपने जो किया वो क्यों किया। तो बहरहाल अपनी फितरत से शायद मजबूर हैं, या जो भी आप कह लें इस बात को। जावेद चौधरी साहब से फिर से उन्होंने जनाब घंटों पर मुहित एक मुलाकात की, जिसमें सारा जो अपना वर्जन है वो जावेद चौधरी साहब को बताया, और वो बड़े उनके तर्जुमान बने हुए हैं आजकल। तो जनाब उन्होंने बड़ा उसमें उनकी फिर से पाकबाजी, हक गोई और फरिश्ता सिफत होने के जो दावे हैं वो सारे उन्होंने उसमें कॉलम में छाप दिए हैं। उसमें जनाब उन्होंने ये भी फाइनली एतराफ़ कर लिया है। तीन बातें ऐसी हैं कि जिनका उन्होंने एतराफ़ भी कर लिया है, और जो उन्होंने उसके बारे में पहले कहा था उससे वो बिल्कुल एक बरक्स पोजीशन पर इस वक्त नज़र आ रहे हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी आखिरी जो तकरीर थी उसमें कहा था कि जनाब सियासत में हमने हिस्सा ना लेने का फ़ैसला किया था, और हमने सोच लिया था कि हम सियासी मुदाखलत नहीं करेंगे और सियासी पार्टी नहीं बनेंगे। फरवरी पिछले साल के, जी फरवरी से हमने ये सोच लिया था। तो इस कॉलम में जावेद चौधरी साहब ने बताया है कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने ये कहा कि जनाब हमने तो इसलिए इमरान खान साहब की हुकूमत के हवाले से ये सोचा कि अगर ये जा रही तो जाए, क्योंकि जी हम समझ रहे थे, हमारी रीडिंग ये थी कि इमरान खान साहब और पीटीआई जो है ये ख़तरनाक है मुल्क के लिए, और इनके होते हुए मुल्क जो है वो टूट जाएगा, उसका तबाह हो जाएगा। तो इस वजह से जो है हमने फिर उनकी हुकूमत गिराई। तो पहली बात तो ये कि इसमें उन्होंने ये इतराफ़ कर लिया कि हुकूमत खुद गिराई, जो कि उससे पहले वो ये कहते रहते थे जनाब हम तो न्यूट्रल हो गए, हमने तो सियासत से तौबा कर ली थी। तो ये तो वो मान गए कि सियासत तो वो कर रहे थे, और अपनी जो ये सारी कारस्तानी है उसमें उन्होंने इतराफ़ भी कर लिया कि वो इसमें बाकायदा शामिल रहे हैं। दूसरा जो उन्होंने इतराफ़ किया वो ये कि जनाब शौकत तरीन साहब जो इमरान खान साहब के वज़ीर ख़जाना थे, उनके हवाले से उन्होंने कहा कि जी जब उनको वज़ीर ख़जाना बनाया गया तो हमने उन्हें बड़ा मना किया। हमने कहा कि जनाब इनसे तो अपना बैंक नहीं चलाया गया, ये मुल्क की इकॉनमी क्या चलाएंगे। तो उस पर भी बड़ा ये एक बिल्कुल बरक्स पोजीशन नज़र आती है, क्योंकि उस वक्त हमें पता चलता था कि आईएमएफ भी शौकत तरीन साहब से डील करने में ज़्यादा कंफर्टेबल था। और शौकत तरीन साहब के दौर में जो हमारी, अगर हम कहें इसको, यानी जब वो आए थे तो बहुत सारे लोगों के उनके बारे में डाउट्स हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया। जितने भी वज़राए ख़ारजा पिछले 4-5 साल में हमें नज़र आए हैं, शौकत तरीन साहब का टाइम तो बड़ा बेहतर टाइम था। उसमें 6% तक ग्रोथ भी गई, उसमें हमारी जो पेट्रोल वगैरह की कीमतें थीं वो भी थोड़ी काबू में आई। फिर उसके बाद हमने देखा बहुत सारे जो वेलफेयर के प्रोग्राम हैं एहसास के अंडर वो बड़े शुरू हुए, तो काफ़ी चीज़ें तो उसमें हमें इम्प्रूवमेंट नज़र आई ओवरऑल। और उनको जनाब उसमें पता नहीं क्या नज़र आ रहा था कि शौकत तरीन साहब डबो रहे हैं मुल्क को और वगैरह वगैरह। और मज़े की बात ये है, जो मैं कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रही हूँ, कॉन्ट्रडिक्शन ये है
कि उसी शौकत तरीन को अब बुला बुला के कह रहे थे कि जब ये इनसे पीडीएम वालों से इकॉनमी नहीं संभल रही थी, तो उन्हीं को शौकत तरीन को बुला के कह रहे हैं कि जी इनकी हेल्प करें। ये तो बात ऑन रिकॉर्ड है ना, आपको पता है, शौकत तरीन साहब भी आगे बता चुके हैं। तो फिर शौकत तरीन साहब ने कहा कि मैं क्यों हेल्प करूँ, मैं तो चला रहा था, फिर मुझे उस वक्त चलाने देते आप। अगर मैंने ही आके हेल्प करनी थी तो फिर उस हुकूमत में मैं कर देता ना जो मैंने करना था, इनकी मैं क्यों हेल्प करूँ। ये उनका जवाब था, ये ऑन एयर है रिकॉर्ड पे। तो ये दूसरी कॉन्ट्रडिक्शन है कि पहले आप जिससे मदद के लिए कह रहे हो उसके बारे में आप ये बात कर रहे हैं कि जी वो तो नालायक था, उससे अपना बैंक नहीं चला। और इसी तरह से ये जो बात इन्होंने की कि जी हम ये समझ रहे थे कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत है या इमरान खान साहब जो हैं वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। भाई बंदा पूछे आप हैं कौन, किसने आपको ये इख्तियार दिया है कि आप अकेले बैठ के ये जज कर लें कि जी फ़लाँ वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क के लिए ठीक है और फ़लाँ वज़ीर आज़म जो है वो मुल्क के लिए ख़तरनाक है। भाई आप हैं कौन, हैं कौन? हाँ, किसने ठेका दिया आपको? क्या 22 करोड़ अवाम ने आपको ठेका दिया हुआ है कि आपने ये बैठ के जज करना है कि कौन मुल्क के लिए ठीक है और कौन मुल्क के लिए ठीक नहीं है? आप एक नौकर आदमी है भाई, चुप करके अपनी नौकरी करें। आप आके कौन होते हैं कि 22 करोड़ अवाम के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में ये फ़ैसला करने वाले कि जी ये मुल्क के लिए ख़तरनाक है या नहीं ख़तरनाक है। तो ये तो इतनी बड़ी आपका ब्लंडर है कि आप जो हैं वो उसके ऊपर जो आके ये बात को एडमिट भी कर रहे हैं। और फिर उससे ज़्यादा बड़ी बात ये है कि जब यही बात जो इन्होंने पहले की कि जो हम तो सियासत में नहीं थे, इमरान खान साहब को मैसेज करवाए हैं, या आपने जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ा हो तो उसमें वो बता रहे हैं कि जनाब जब उन्होंने रिज़ाइन कर दिए, कौमी असम्बली से रिज़ाइन करने जा रहे थे खान साहब, तो बाजवा साहब उनको मैसेज कर रहे हैं कि जनाब आप रिज़ाइन ना करें, सिर्फ 2 सीटों की तो उनकी मार है सारी, तो आप कौमी असम्बली में रहें, ये 2 सीटें तो इधर उधर किसी भी वक्त हो सकती हैं। वो जो बात इमरान खान साहब कहते हैं, वैसे खान साहब भी पता नहीं कोई वली अल्लाह है या वाकई बड़ा कोई सच्चा आदमी है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो बातें जिसके बारे में वो कह रहे हैं ना वो सारी सच साबित हो रही हैं। जो इन्होंने पीडीएम के बारे में पेशन गोइयाँ की वो भी सारी सच साबित हो रही थी। जनरल बाजवा के बारे में भी यही कह रहे थे कि डबल गेम खेलता, और हर जगह ये डबल गेम चला रहे थे। उधर से पीडीएम की हुकूमत बनवा दी और इधर से खान साहब को भी आसे उम्मीदें दिला रहे हैं कि आप असम्बली में रहें, 2 वोटों की तो बात है, फिर हम आपकी तरफ गेम कर देंगे, हमारा तो काम ही है, 75 सालों से हम करते ही आ रहे हैं, तो आप टेंशन ना लें। तो ये इनका हाल था बाजवा साहब। भाई अगर आप समझते थे कि इमरान खान साहब मुल्क के लिए ख़तरनाक हैं तो बंदा पूछे फिर आप उन्हें असम्बली में रहने पे मजबूर क्यों कर रहे थे? फिर आप उन्हें कहते कि भाई ठीक है, अच्छा जान छूटी है, भाई ख़तरनाक आदमी था। तो किसी एक बात पे तो बंदा टिक जाता है। ये इनका हाल था। इसी से ये सारी चक्करबाजियाँ जो एक कॉलम में ही सिर्फ निकल के आ रही हैं, जो इनकी अपनी ज़ुबान की हैं, उसी से ये आप अंदाज़ा लगा लें कि ये किस कैलिबर का इंसान था और इसने मुल्क के साथ फिर क्या किया है। और तमाम सियासतदानों को कैसे इन्होंने घुमा के रखा हुआ था कि किसी को कुछ ला रहे और किसी को कुछ ला रहे। चक्कर सारा एक्सटेंशन का था और बाद में कहने जी मैंने तो अपने इमेज की कुर्बानी दे दी लेकिन मुल्क बचा लिया। अच्छा, अभी अगर आपने बचा ही लिया था, बंदा पूछे, तो फिर आप इमरान खान को क्यों कह रहे थे कि अब आप जनाब असम्बली में रुक जाएं और ये वो। तो सिवाय कॉन्ट्राडिक्शंस के, सिवाय ब्लंडर्स के इस कॉलम में कुछ नहीं था। हर चीज़ का एडमिशन है कि ये इतराफ़ जुर्म है कि हम जिस आज अजाब में पड़े हुए हैं, जो कौम सारी भुगत रही है, वो इसी शख्स का किया धरा है सारा। और अब आहिस्ता आहिस्ता वो खुद अपने मुंह से भी मान रहे हैं और आप देखेंगे कि अभी आगे बहुत सारी चीज़ें और मानी जाएंगी इसी तरीके से। ये है जनाब जनरल बाजवा साहब की कहानी, और अभी भी वो चुप करने से बाज नहीं आ रहे। कहीं ना कहीं जितनी आके बात करते हैं उतनी बेइज्जती भी होती है, उतने लोग क्वेश्चन भी करते हैं कि यार ये क्या हुआ है इस मुल्क में। दूसरा, मैं शहबाज गिल साहब की बात करनी थी। शहबाज गिल साहब जो हैं वो, आपको मालूम है कि थोड़े से रूड आदमी मशहूर थे पीटीआई में, अपने बिहेवियर वाइज कोई इतने आइडियल इंसान नहीं थे। मीडिया में भी बड़ी बदतमीज़ियाँ उन्होंने की हैं, और पर्सनली वैसे जीएनएन पे भी मेरे साथ एक शो में उनकी थोड़ी तल्ख कलामी हुई, तो मैं भी उन्हें कोई बहुत प्लेजेंट इंसान नहीं समझती। लेकिन बात यह है कि अगर कोई हमारे साथ प्लेजेंट नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कहें कि जो उसके साथ अगर बुरा हो रहा है या ज़्यादती हो रही है तो उसका मतलब वो अच्छा हो रहा है। तो शहबाज गिल साहब अपने दौर में जब वो इक़्तिदार में थे, जो भी उन्होंने किया हो ना किया हो ये अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बहरहाल ये एक बात हकीकत है कि जो जिस तरह से उनको टारगेट किया गया है, जिस तरह से उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, जिस तरह से उनको अभी तक अजियत पहुँचाई जा रही है, वो इंतहाई तकलीफ़ दे है, इंतहाई से ज़्यादा तकलीफ़ दे। बहरहाल वो एक पढ़े लिखे शख्स हैं, बहरहाल वो एक काबिल टीचर रहे हैं, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे, काफ़ी अच्छी तनख्वाह ले रहे थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के आए तो पाकिस्तान में ही थे, सारा कुछ छोड़ के ही आए थे ना। तो बात ये कि वो यहाँ आकर जो भी उनकी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बाज़ लोग कहते हैं उनकी गुफ्तगू का अंदाज़ अच्छा नहीं था, आप कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की इंसानी हुकूक ही छीन लिए जाएँ। जिस तरह से उनके साथ टॉर्चर किया गया है ड्यूरिंग उनके अरेस्ट, तो वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। और उसके बाद अभी वो जब से वापस भी आए हैं तो वो अभी तक स्टेबल नहीं हो पाए। आपने देखा है कि वो
थोड़े से हिले हुए लगते हैं। हिले हुए मीन्स के अपनी पूरी जिस तरह वो पहले जोश में और उस तरह से बात करते थे धड़ल्ले से, वो चीज़ नज़र नहीं आती थी। लेकिन अभी 2 रोज़ कबल उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बड़े खुल के बातें की हैं और बताया है कि किस तरह से उनके साथ क्या कुछ होता रहा है। और बड़ा दर्दनाक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वो कह रहे हैं कि एक ही दफ़ा आप मुझे मौत दे दें इस तरह की बार बार ज़लालत से। और बड़ा उन्होंने उसको झंझोड़ा है सिस्टम को कि किस तरीके से उनके साथ जो है वो बेईमाना सलूक किया गया, वो बड़ा तकलीफ दे है। और उसके बाद अब हम देख ही रहे हैं कि जब से ये सारा एपिसोड हुआ है, इवन जब वो अरेस्ट भी थे, तो खान साहब ने इतनी जिसको कहते हैं ना आगे जाकर उनके लिए कैंपेन चलाई कि खुद बेचारे तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो गए थे। आपको याद होगा जज ज़ेबा चौधरी के बारे में जब उन्होंने गुफ्तगू की थी तो उसके ऊपर उन्हें कितना मुकदमा भुगतना पड़ा। तो खान साहब तो ऑल द वे उनके सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जो बाकी लीडरान हैं वो बिल्कुल हमें उनकी सपोर्ट में नज़र नहीं आते उस तरह से। ना तो वो आके टीवी टॉक शोज़ में उस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हाईलाइट करते नज़र आए, ना वो पेशियों पे हमें उनके साथ नज़र आए। और जब वो वापस भी आ गए हैं तो उस तरह से उनको वो स्पेस हमें नज़र नहीं आ रही कि मीडिया में दी जा रही हो। और अभी जो मैं रिसेंट बात कर रही हूँ वो इस वजह से कर रही हूँ कि एक मीडिया टॉक का क्लिप है जो बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल हुआ हुआ, जो चैनल्स पे चल रहा था। उसमें असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब और शहबाज गिल साहब खड़े हुए थे। अच्छा जी, फवाद चौधरी साहब ने गुफ्तगू की है, उन्होंने अपनी बात ख़त्म की तो असद उमर साहब ने थोड़ी सी बात की है। और जैसे ही शहबाज गिल साहब आगे बात करने के लिए आए हैं तो साथ ही फवाद चौधरी साहब कहने लगे कि अच्छा जी चलें, ओके ओके, बस बस बस, और निकल गए हैं। तो हालांकि शहबाज गिल बात करना शुरू कर चुके थे और उन्होंने बाकायदा मुखातिब भी कर लिया हुआ था कि जनरल सेक्रेटरी साहब अभी यहाँ पर ये बात, इतनी उन्होंने बात की और उतने में दोनों जो साहिबान हैं वो निकल गए वहाँ से और शहबाज गिल साहब अकेले ही वहाँ पर खड़े रह गए बेचारे। तो ज़ाहिर है वो एक तासुर इस तरह से दिया गया कि ये कोई फालतू बात कर रहा है, फालतू बंदा है। तो बहुत ही वो अनोइंग भी लगा और बड़ा बदतहजीबी भी लगी सीनियर लीडरान की तरफ से, क्योंकि बहरहाल वो आपके एक कॉलीग हैं और अगर वो बात कर रहे हैं तो आपको कितनी लंबी उन्होंने बात की होगी, हार्डली चंद सेकंड्स की बात थी, तो आप उनके साथ स्टे करें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा फिर सोशल मीडिया पर उस पर रिएक्शन भी आ रहा है। उसके बाद फिर असद उमर साहब ने एक ट्वीट करके उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की कि नहीं जी वो हमें ज़रा आगे बुकला के साथ मीटिंग करनी थी तो ये वो, तो इसलिए हम चले गए। लेकिन वो चंद सेकंड से ज़्यादा बात नहीं थी शहबाज गिल साहब की जिसके लिए असद उमर साहब ये एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो वो मेरा नहीं ख्याल है कि कोई एक्सेप्टेबल एक्सप्लेनेशन है। तो आपके पार्टी में लोगों के फैमिली में भी आपस में डिफरेंसेस होते हैं, पार्टीज़ में भी होते होंगे, हो सकता है वो इतने पसंदीदा ना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर वो मीडिया के सामने खड़े हैं तो आप उनको डिसोन ही कर दें और वो बात कर रहे हैं तो आप उनको अकेले छोड़ के चले जाएं। तो मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है पीटीआई की तरफ से। उनके साथ पूरी यकजहती का इजहार करना चाहिए और ख़ान साहब को इस बात का नोटिस लेना चाहिए। मेरे ख्याल से खान साहब को बिल्कुल, असद उमर साहब को, फवाद चौधरी साहब को और बाकी जो लीडरान हैं उनको ये डायरेक्ट करना चाहिए कि शहबाज गिल साहब के हवाले से जो उनके रवैये हैं वो दुरुस्त नहीं हैं और उनको जो है वो मुनासिब जो एक ट्रीटमेंट है जैसे बाकी लोगों की एक पार्टी में पोजीशन है उसी तरह से उनके साथ भी ये होना चाहिए। और अगर पार्टी के साथ अगर या तो हो ना कि उन्होंने कोई पार्टी पॉलिसी के खिलाफ बातें करनी है या कोई ऐसी चीज़ वो कर रहे हैं जिसकी वजह से उनकी लॉयल्टी पे कोई शक है तो फिर तो एक अलग बात है। लेकिन एक बंदा वो तो बेचारा मारें खा रहा है आपके लीडर के लिए, आपकी पार्टी के लिए, तो आप उसके साथ जो है वो उस तरह से खड़े ना हो, तो ये बिल्कुल भी कोई मुनासिब बात नहीं है। मेरा ख्याल है खान साहब आने वाले दिनों में शायद इस पर ज़रूर नोटिस भी लेंगे, ज़रा खिंचाई करेंगे अपने बाकी लीडरान की भी। बहरहाल जनाब, मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।